हाय गाइस, आई एम पंकज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल वे टू स्टडी। आज की हमारी वीडियो है फॉर क्लास 12th। चैप्टर नंबर इज़ 4th प्राइमरी एक्टिविटी एंड बुक है आपकी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। पिछली वीडियो में हम 10 टॉपिक कवर कर चुके थे। इस वीडियो में बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं उसे कवर करेंगे। आज चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपके 11 टॉपिक के साथ, विच इज़ योर मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स फार्मिंग नाम से क्लियर है। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जितने भी टॉपिक्स हैं उनके नाम पे जाओ और उस नाम को समझो। जब आप टॉपिक के नाम को समझ जाते हो, ठीक है, कि इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले, तो पहले क्लियर हो जाता है कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। जो जितने पॉइंट्स होते हैं फिर उसके अंदर वो काफ़ी ईजी तरीके से आपको समझ में आने लगते हैं। ठीक है, हमेशा नाम पे फोकस करो कि भाई कहना क्या चाह रहा है वो टॉपिक। तो मिक्स फार्मिंग में पढ़ते हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऐसी फार्मिंग्स देखने को मिलेगी जिसके अंदर क्रॉपिंग्स तो देखने को मिलेगी ही, ठीक है, नॉर्मल जो खेती बाड़ी होती है। उसके साथ साथ आपको एनिमल रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर आपके पशु पक्षी, कैटल्स एंड हॉर्स, पिग्स जितने भी हैं वो सारे आ जाते हैं, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, बाकी चीज़ों की उसकी मदद से, जैसे दूध हो गया, उसके वो ऊन हो गए, बाकी सारी चीज़ें उन्हें बेच के आप अर्न करते हो और अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करते हो। ठीक है, तो ऐसी फार्मिंग देखने को हमें मिलती है इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट इसका देखते हैं क्या कह रहा है, लोकेशन। लोकेशन मतलब ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। मिक्स फार्मिंग इज़ फाउंड इन हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है, जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड पार्ट है दुनिया के, वहाँ पे ही देखने को मिलता है। क्यों ऐसा होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कि हम अभी नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। सबसे पहले इसके एरिया की बात करते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, यहाँ आपको देखने को मिलता है। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया। यूरेशिया क्या होती है भाई, जिसमें यूरोप और एशिया कंट्री दोनों मिक्स हो, उसको हम यूरोशिया बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर लैटिट्यूड ऑफ साउथर्न कॉन्टिनेंट। यहाँ भी आपको देखने को मिल जाती है। ये कौन सी, मिक्स फार्मिंग। ठीक है भाई, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, फार्म साइज एंड क्रॉप्स। फार्म साइज क्या होते हैं, क्रॉप्स क्या होते हैं। मिक्स फार्म्स आर मॉडरेट इन साइज। मॉडरेट होते हैं, ना ज़्यादा बड़े, ठीक है, ज़्यादा बड़े भी नहीं, ज़्यादा छोटे भी नहीं, मिडिल साइज के है ना, मिडिल जो होता है। उसके बाद क्रॉप ग्रोज इंक्लूड्स व्हीट, बार्ली, ओट्स, राय, मेज, फॉडर, मतलब जो जानवरों के लिए होता है, एंड रूट क्रॉप्स, जो जड़ के, जो आलू हो गई, ये सारी चीज़ें ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज थर्ड, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेनेंस। देखते हैं भाई क्या कह रहा है, क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग हेल्प्स मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। आपको पता है क्रॉप रोटेशन मतलब हर साल में 2 क्रॉप मेनली, या 3, तो पर मिनिमम 2 होती है। ठीक है, और क्या करते हैं, इंटरक्रॉपिंग चलती रहती है। कभी ये वाली खेती हो गई, जैसे मान लो कभी व्हीट उगा दिया, कभी उसमें मेज़ उगा दिया, कभी कुछ उगा दिया, जिससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी नॉर्मल बरकरार रहती है, उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जो नेचुरल सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। फोर्थ पॉइंट, कंपेसेस ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। जैसे मैंने बोला, दोनों चीज़ होती है, क्रॉप कल्टीवेशन भी होती है और एनिमल हस्बेंड्री भी देखने को मिलती है। इक्वल फोकस ऑन बोथ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स। लाइफ स्टॉक मतलब बेसिकली जो भी आपके एनिमल रिलेटेड फूड खेती होती है, उनको हम बेसिकली लाइफ स्टॉक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनिमल कौन कौन से देखने को मिलते हैं आपको, कैटल, शिप्स, पिग्स एंड पोल्ट्री प्रोवाइड इनकम टू अलॉन्ग साइड क्रॉप्स। क्रॉप्स तो हैं, उसके साथ में ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं 12 मंथ कंटिन्यू होती हैं। दूध कभी देना कोई गाय बंद नहीं करती, ठीक है, कभी कोई गाय प्रेग्नेंट है, कभी कोई, तो ये चीज़ें चलती रहती है। बट क्रॉप के एक सीजन्स होते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा होता है, एक साइड इनकम की तरह काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स फार्मिंग। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। पहला, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फार्म मशीनरी एंड बिल्डिंग्स। ठीक है भाई, तो यानी कि ये जो मिक्स फार्मिंग है थोड़ी सी कॉस्टली आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, मशीनरीज लेनी पड़ती है। बिकॉज मान लो आपके पास गाय है, तो उसका दूध निकालना, उसके लिए मशीन आती है प्रॉपर, या उसको सफाई करनी है उनकी, ठीक है, उनकी वैक्सीनेशंस हो गई, उनको ध्यान भी रखना पड़ता है, काफ़ी केयर करनी पड़ती है बाकी आपके जितने एनिमल्स हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें मशीनरी और बिल्डिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि लिखा है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड ग्रीन मैन्योर। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर भी यूज़ होता है और ग्रीन मैन्योर भी यूज़ होता है, बिकॉज एनिमल है तो उसके काऊ के डंग्स हो गए, बाकी सारी चीज़ें, वो भी हेल्प हो जाती है एज एन फर्टिलाइजर। दूसरी बात, रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एक्सपर्ट फार्मर। हर किसी के बस की बात नहीं है भाई, क्योंकि जानवरों की देखभाल करना, उनको वैक्सीन लगवानी, बाकी सारी चीज़ें ध्यान रखना, तो ये सारी चीज़ हर नॉर्मल किसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए थोड़े से स्किल्स और एक्सपर्टीज चाहिए। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ योर 12th। कोई भी डाउट हो कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, 12th टॉपिक, डेयरी फार्मिंग नाम से क्लियर है। कौन सी फार्मिंग, जिसमें दूध आपका इन्वॉल्व है, एनिमल मिल्क। अब पहला पॉइंट क्या कह रहा है, डेयरी फार्मिंग इज द मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ रेयरिंग मिल्क एनिमल। सबसे एडवांस मेथड होता है दूध निकालने का किसी भी जानवर का। डिपेंड करता है कौन सा जानवर है, आप कौन सा जानवर प्रेफर कर रहे हो, और वहाँ से फिर आप
प्रॉपर टेक्निक यूज़ करते हो और सबसे एफिशिएंट वे होता है जिससे आप दूध निकाल के पैसा अर्न करते हो, राइट। इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव, सिंपल सी बात है, पैसा लगता है इसके अंदर। विथ हाई कॉस्ट ऑफ एनिमल सेट्स, एनिमल के लिए सेट्स बनाना, स्टोरेज ऑफ फॉडर एंड फीडिंग, मिल्किंग मशीन्स एंड सारी चीज़ें, जैसे बताया थोड़ा सा कॉस्टली है ये, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही कॉस्टली है, क्योंकि एक भैंस भी मिनिमम, आप गांव में जाओगे, जो गांव के बच्चे उन्हें पता है कि मिनिमम स्टार्ट होता है 70 से 80 हज़ार, और जो महंगी भैंस है वो तो 2 लाख 3 लाख डिपेंड करता है। तो आप समझ जाओ उनके लिए फिर खाना लाना है, उनके लिए शेड्स बनाने, उनके लिए सारी चीज़ें, वैक्सीनेशन और सारी मशीन हो गई, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, कैपिटल इंटेंसिव होता है, ये एक तरह से बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस है। नाउ द थिंग इज, थर्ड पॉइंट, स्पेशल emphasis is placed on the cattle breeding, healthcare and veterinary service। सिंपल सी बात वही जो मैंने बताई कि वैक्सीन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं, कभी कभी बछड़े मर भी जाते हैं, गाय भैंस मर भी जाती है, वो सारी चीज़ें कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती है, उनका हेल्थ केयर सारी चीज़ें इंप्रूव करने के लिए ये चीज़ें होती है, ठीक है। कैटल ब्रीडिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि काफ़ी फोकस करते हैं उनकी जो ब्रीडिंग है वो काफ़ी अच्छी हो, हेल्दी बेबी प्रोड्यूस हो, तो वो सारी चीज़ें उसमें पैसा लगता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका लेबर इंटेंसिव, है ना। डेयरी फार्मिंग हाईली लेबर इंटेंसिव ड्यू टू केयर नीडेड टू फीडिंग एंड मिल्किंग, क्योंकि आपको उसको खाने देने के लिए एक बंदा चाहिए, उसके बाद दूध निकालना है, बाकी सारी चीज़ें, तो उसके लिए एक लेबर तो मिनिमम है ही, चाहे वो बंदा खुद ही करे या लेबर रखे, इट्स टोटली डिपेंड। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, देर इज नो ऑफ सीजन इन डेली फार्मिंग अनलाइक क्रॉप फार्मिंग। अब इसमें कोई भी ऑफ सीजन नहीं होता, मैंने बताया था 12 मंथ पूरे साल ये काम चलता रहता है, क्योंकि कभी कोई गाय प्रेग्नेंट है, कभी कोई, तो आप एनिमल का ये नहीं कि कोई सीजन है, उसको आपको हर साल पूरे साल कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है, कोई ऑफ सीजन आपको नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट वन इज, इट इज प्रैक्टिस मेनली नियर द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर टू प्रोवाइड नियर मार्केट फ्रेश मिल्क एंड डिलीवरी, ठीक है। जैसे मान लो ये शहर है हमारा, कोई शहर है, तो उसके आसपास ही ये जो प्रोडक्शन है, ये मिल्क डेयरी फार्मिंग, वो देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि इनको डेली बेसिस पे मिल्क पहुंचानी है, सारी चीज़ें हैं, तो वो इसका ध्यान रखते हुए क्या होता है कि लोकेशन थोड़ा अर्बन जो एरियाज है उनके आसपास ही होती है, ठीक है। वही कह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अमूल ले लो, अमूल जो कंपनी है वो भी देखना उसके जो आपके आउटलेट्स हैं उनके और जो फैक्ट्रीज है वो आसपास ही होती है सिटीज़ के। और ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सारी चीज़ लाते। जब मैं कॉलेज में था, अमूल की कंपनी में गया था, हम गए थे, तो वहाँ पे हमने देखी थी चीज़ें, नोटिस करी थी, इसलिए मेरे को याद आई है कि आसपास ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नोएडा में भी था और काफ़ी जगह है, मतलब तो ये आप समझ सकते हो कि आसपास सिटीज़ के रहता है, ताकि इनका जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी रहे, जो इनके सामान है वो कभी दूध है वो ख़राब ना हो, तो सिटीज़ में आराम से पहुँच जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It is advancement in transportation, refrigeration, pasteurizations and pressure process have extensive self dairy product, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है, प्रिजर्वेशन होता है, पेस्टराइजेशन होता है, आपको पता होगा दूध को गर्म करना एक टेम्परेचर पे, फिर अचानक से ठंडा कर देना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव भी माना जाता है। द मेन रीजन्स फॉर कमर्शियल डेली फार्मिंग्स आर, जो जहाँ रीजन्स जहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं वो है आपका सबसे बड़ा नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, लार्ज रीजन, ठीक है, कैनेडा, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मेनिया, ठीक है। ये कंट्रीज है कुछ वर्ल्ड की, इसको याद रख लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेयरी फार्मिंग के बिहाफ से। सो बच्चों आगे बढ़ते हैं 13 टॉपिक की तरफ, विच इज़ योर मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, ठीक है। नाम थोड़ा सा मुश्किल है इसका प्रोनाउंस करना, उस पर मत जाना, बट द थिंग इज पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है भाई, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल मतलब पैसा पैसा, ठीक है, तो ऐसे एग्रीकल्चर जिसमें आपका फोकस सिर्फ पैसों के ऊपर होता है, तो ये एग्रीकल्चर भी सिर्फ कमर्शियल जो चीज़ें हैं कमर्शलाइजेशन पे फोकस करती है, यानी कि पैसा कमाने पे फोकस करती है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इट इज़ प्रैक्टिस इन कंट्रीज ऑन अदर साइड ऑफ मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका, फ्रॉम टूनेशिया, अटलांटिका कोस्ट, साउथर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, ठीक है। ये सारी कंट्रीज आप देख लो फटाफट, मैं इस पर ज़्यादा निशान नहीं लगाऊंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, समझ में आ गई, सारी कंट्रीज है, याद रख लो, बहुत ईजी है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दिस रीजन इज एन इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई ये सिट्रस फ्रूट, जैसे कि ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड लेमन, जो कि खट्टे फ्रूट्स हैं आपके, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगते हैं, ठीक है, और इसी के लिए ये एग्रीकल्चर फेमस भी है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, विच इज़ योर विटिकल्चर और ग्रेप्स कल्टिवेशन स्पेशली इन द मेडिटेरियन रीजन, ठीक है, समझ में आ गया, जो कि मैंने बताया ग्रेप्स। द बेस्ट क्वालिटी वाइन्स इन द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस फ्लेवर, जो भी सारी चीज़ें हैं ग्रेप्स इन वेरियस कंट्री ऑफ दिस रीजन, तो वर्ल्ड क्लास के आपके वाइन प्रोडक्शन भी यहीं पे देखने को मिलती है, हाई क्वालिटी ग्रेप्स होते हैं बिकॉज यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपके रेसिन्स हो गए, किशमिश और जो मुनक्का होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है, जो कि आपके लास्ट इसमें 6 पॉइंट में बोला भी गया है,
ड्राइड इनटू रेसिन्स एंड करंट्स, मतलब मुनक्का, ठीक है। तो याद रखना ये मुनक्का को कहते हैं, और ये तो आपको पता ही है किसमिस। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, विच इज जो 7th, द रीजन्स आल्सो प्रोड्यूस ऑलिव एंड फिग्स, ठीक है। ऑलिव ऑयल और आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है जो कि तेल बनाने में काम आती है। नेक्स्ट वन इज द एडवांटेज ऑफ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज मोर वैल्यूएबल क्रॉप्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन विंटर व्हेन देयर इज ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन एंड नॉर्थन अमेरिकन मार्केट। जब ठंड का टाइम होता है नॉर्थन यूरोप मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड होती है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड ये आपके सिट्रस फ्रूट्स। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है, और ऑलिव ऑयल के लिए भी ये फेमस है। समझ में आ गया? मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं आपके 14 टॉपिक की तरफ, विच इज जो मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। पहला पॉइंट देखते हैं क्या है भाई। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइज इन कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये जो तीनों आपके क्रॉप्स हैं उनकी जो डिमांड है अर्बन मार्केट में, अर्बन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा रहती है हमेशा। जो शहर में आपको पता ही है जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वहाँ तो कोई है नहीं भाई करने वाला। तो ये जो क्रॉप्स हैं इसके जो प्राइजेस है वो भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं हमें अर्बन मार्केट के अंदर देखने को, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई। फार्म्स आर स्मॉल एंड लोकेटेड वेयर देयर आर गुड ट्रांसपोर्टेशन लिंक विद द अर्बन सिटीज। सिंपल सी बात है, वेयर हाई इनकम ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर आर लोकेटेड। ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो आसपास ये खेती कहाँ होती है, जो सिटीज़ है उसके आसपास, ताकि ट्रांसपोर्ट ईजी हो सके और आप फटाफट कमा सको। क्यों होता है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आसपास ही क्यों देखते हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छी नहीं हुई तो ये जो क्रॉप्स होते हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, 2-3 दिन के अंदर ये सड़ने लगेंगे। तो इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्टेशन देखना वो आसपास होनी चाहिए, ताकि आप फटाफट अर्बन सिटीज़ में जाओ और जो भी आपने माल उगाया है फटाफट एग्रीकल्चर जो भी आपने करी है ख़त्म करो और उसे बेच के पैसा कमा लो। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव। पैसा भी लगता है, लेबर भी लगता है, एंड यूज ऑफ इरिगेशन, HIV सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, आर्टिफिशियल हीटिंग्स एंड कोल्डर रीजन। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आपने देखा होगा PPC पाइप्स लगा के एंड उसके ऊपर पूरा ढक के, इस तरीके से मॉडर्न एग्रीकल्चर के तरीके से भी फ्रूट्स काफ़ी अच्छे तरीके से उगाए जाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ें। तो इसमें पैसा भी लगता है। सो बाकी सारी चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका मार्केट गार्डनिंग इज वेल डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेशन इंडस्ट्री नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम क्योंकि ये चैप्टर ही आपके वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो वर्ल्ड पे ज़्यादा फोकस है। ऐसी कंट्रीज़ वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से चीज़ें करती हैं वही हम इसमें देखने वाले, वही हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मत कहना भाई कि इंडिया के एग्जाम्पल्स क्यों नहीं ले रखे स्टेट्स। द नेदरलैंड स्पेशलाइज इन ग्रोइंग फ्लावर्स, सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स स्पेशली टुलिप्स, ठीक है भाई। उसके बाद टुलिप्स क्या होते हैं? कमल के फूल, विच आर फ्लावर और मेजर सिटीज़ अक्रॉस यूरोप, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब ये पॉइंट मैं कहूँगा एक बार आप खुद से पढ़ लो, आपके सामने है। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ लेना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसमें क्योंकि कुछ समझाने वाला है ही नहीं। सिंपल सी मैंने इंग्लिश इसको और ईजी कर दिया ताकि आप लोग इसे समझ सको पढ़ते ही। समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ 15 टॉपिक की तरफ, विच इज़ योर जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये भी है बट इसमें समझाने लायक नहीं है, पढ़ते समझ आ जाएगा। 15th टॉपिक विच इज़ योर कोऑपरेटिव फार्मिंग, है ना। कोऑपरेटिव फार्मिंग नाम से क्लियर है, एक दूसरे को कोऑपरेट करके फार्मिंग करना, आगे बढ़ना। तो इसमें हम फटाफट देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय पुलिंग देयर रिसोर्सेज वॉलंटरीली, स्पेलिंग गलत लिख दिएगा इसे, फॉर मोर इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग। तो बेसिकली जो फार्मर्स है वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, और जिसमें जो भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी किसान को, मान लो यहाँ पे 2-3 किसान हैं फॉर एग्जांपल, अब इन्होंने आपस में कम्युनिटी बना ली और ये बोला कि भाई जब भी किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल इन भाई साहब को कोई दिक्कत आती है तो ये दोनों भाई साहब मिलकर मदद कर देंगे। तो ऐसे पूरे गांव में जितने भी कम्युनिटी सारे मिल जाते हैं और एक कम्युनिटी बन जाता है, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, और यहाँ पे फिर ये इनको पैसा दे देंगे और इसमें बेसिकली कुछ छोटा मोटा इंटरेस्ट ही ले लेते हैं ताकि इनके ग्रुप को ही फ़ायदा हो आने वाले टाइम पर। इस तरीके से ये क्या करते हैं, कोऑपरेट एक फार्मिंग होती है जिसमें एक दूसरे की बेसिकली हेल्प करनी है। ये आपने पहले भी बहुत पढ़ा होगा, 9th-10th में ये चीज़ें चलती हैं गाँवों में, ठीक है, और भी जगह चलती है। इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन्स इंटैक्ट एंड फार्मिंग ऑपरेट्स थ्रू अ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप खुद नहीं कुछ कर सकते, अपना करो, बट हाँ एक ग्रुप भी बना रहता है जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, बेसिकली फार्मर्स होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प फार्मर्स प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट इनपुट्स ऑफ फार्मिंग, सेल्स प्रोडक्ट फेवरेबल टर्म्स एंड असिस्ट द प्रोसेसिंग क्वालिटी नेट चीप रेट, ठीक है। जो भी कोई मदद चाहिए होती है तो वो मदद की जाती है, आपस में ही ग्रुप बना रहता है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है द कोऑपरेटिव movement orientation over a century ago and has been successfully many Western Europe countries like Denmark, Netherlands, Belgium, Sweden and Italy। यहाँ पे सबसे ज़्यादा cooperative farming आपको देखने को मिलती है, ठीक है। In Denmark, the cooperative farming movement have been so successful, particularly farmers and members have a
कोऑपरेटिव, ठीक है, कि बेसिकली डेनमार्क में सबसे ज़्यादा ये चीज़ काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुली रन हुई और यहाँ पे जो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। समझ में आ गया, सिंपल सा टॉपिक है, आएगा नहीं वैसे, बट इनके जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है आपके कंट्रीज़ और जो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। सो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ योर 16 टॉपिक, कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। नाम से क्लियर है, कलेक्टिव फार्मिंग यानी कि कुछ ना कुछ तो आपस में क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। क्या कलेक्ट हो रहा है अभी बताता हूँ। देखो पहला पॉइंट कह रहा है द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। बेसिकली क्या कह रहा है, जो आपके रिसोर्सेज होते हैं जिससे आप खेती करते हो, कौन कौन से होते हैं, लैंड, बाकी सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपके मशीनरीज हो गई और सारी रिसोर्सेज जिससे आप खेती कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन सब चीज़ों को आपस में एक ग्रुप के तहत या ये मान लिया जाता है कि हम सारे आपस में क्या करेंगे, इसे शेयर करेंगे। ओनरशिप अब किसी एक के पास नहीं होगी, ओनरशिप सबके पास होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये ज़मीन है, तो यहाँ पे मान लो ये जो ज़मीन है, सबने बोला कि हम ये छोटी छोटी ज़मीन सबको बटी हुई है किसानों को, अब सबने बोला कि भाई छोटी छोटी नहीं, इन सबको इकट्ठा करके एक बड़ी ज़मीन बना लेंगे और इसमें फिर हम खेती करेंगे, राइट। अब इसी तरीके से जो पैसे हैं वो भी हम एक साथ लगाएंगे, तो बेसिकली मिल के खेती करेंगे, किसी एक की ज़मीन नहीं होगी वहाँ पे। और उसको जब हम मिल के करेंगे तो बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, बड़े लेवल पे आप प्रोडक्शन कर सकते हो, बड़े लेवल पे चीज़ें होंगी, है ना। आप सब मिल के पैसे लगाओगे तो किसी एक पे बर्डन नहीं आएगा। तो ये इसका बेसिक फंडा होता है इस कलेक्टिव फार्मिंग का, कि भाई लैंड भी आपस में शेयर करेंगे सारे मिलके, मशीनरी भी शेयर करेंगे, पैसे भी लगाएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो भी फिर आपस में बटेगा इस तरीके से। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने पर्सनल खेती नहीं कर सकते, कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपके पास इतना टाइम है तो करो, बट अगर आपने एक कमिटमेंट दी है कि इस जगह पे हम लैंड मिला रहे हैं और सारे मिलके खेती करेंगे, तो वो भी आपको करनी पड़ेगी। तो ये इसका बेसिक फंडा होता है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कलेक्टिव फार्मिंग और द मॉडल ऑफ कोलकोज वॉज इंट्रोड्यूस इन द सोवियत यूनियन, ठीक है। कोलकोज के नाम से भी जाना जाता है, सोवियत यूनियन में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एंड काफ़ी एफिशिएंटली ये मेथड रहा, ठीक है। चलो भाई, जिससे क्या हुआ, बूस्ट एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ सफिशिएंट, खुद तो खा ही पाओगे और बाकी अच्छे तरीके से इसको बेच भी सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फार्मिंग देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, द फार्मर यूज टू पूल ऑल देयर रिसोर्सेज सच एज लैंड, लाइव स्टॉक्स एंड लेबर। मैंने बताया लेबर वेबर सारी चीज़ें मिलके करेंगे सारी चीज़। हाउएवर दे आर अलाउड टू रिटेन अ वेरी स्मॉल प्लॉट एंड ग्रो द क्रॉप ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है वही चीज़ कि छोटा अपनी ज़मीन पे आप खेती कर सकते हो, सब्जी वब्जी जो उगानी है उगाओ, जो खेती करनी है करो, बट अगर यहाँ पे आपने प्रॉमिस करा है तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा। ये है छोटा सा कलेक्टिव फार्मिंग। समझ आ गया, कोई डाउट कमेंट करो, बैठक इसलिए हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, विच इज़ योर 17 टॉपिक, बहुत इजी, माइनिंग की बात होगी भाई। क्या माइनिंग होती है, क्या चीज़ें होती हैं, पढ़ लेते हैं फटाफट। पहला पॉइंट, द डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स इन द ह्यूमन डेवलपमेंट हिस्ट्री इज रिफ्लेक्टिव वेरियस स्टेज सच एज कॉपर एज, ब्रोंज एज एंड आयरन एज। यानी कि ये कह रहा है कि ये हम तो बहुत पहले से हिस्ट्री में देखते हुए आ रहे हैं कि कॉपर एज भी देखने को मिलता है, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। तो यानी कि यही समझ में आता है कि जो मेटल की माइनिंग है, यानी कि जो मेटल्स हैं, बाकी सारे मिनरल्स हैं, वो तो इंसान बहुत शुरू से निकालता हुआ आ रहा है और ये हमें समझ भी आता है क्योंकि ये सारे एज है। कॉपर एज में हम कॉपर के चीज़ों को यूज़ करते थे, फिर ब्रॉन्ज आया, फिर आयरन आया। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इंसान को बहुत पहले से हिस्ट्री से ये पता है कि माइनिंग कोई चीज़ होती है, ज़मीन के नीचे से चीज़ें मिलती हैं, उसको फिर हम यूज़ करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें बता रहा है पहले पॉइंट में, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द यूज़ ऑफ मिनरल्स इन एशियन टाइम वॉज लार्जली कन्फाइंड टू मेकिंग टूल्स, यूटेंसिल्स एंड वेपन्स। किस किस लिए पहले यूज़ होती थी, ताकि जिससे हम क्या करते थे, टूल्स बनाते थे, यूटेंसिल्स होते थे, वेपन्स होते थे। तो मिनरल्स को इस तरीके से काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा है, पिछले टाइम से। द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग बिगिन इन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इंपॉर्टेंट हैज़ बीन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो एक्चुअली माइनिंग स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट हुई, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था फ्रांस में, ठीक है। तो वहाँ से हमें देखने को मिलता है कि भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज़, अभी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उस टाइम पे जब इनके पास मशीनरीज आई, सारी चीज़ें आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इनके पास टूल्स आई, टेक्नोलॉजी आई, जिससे माइनिंग और ज़्यादा ईजी हुई और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हम इसको करने लग गए और आगे भी अभी भी करते हैं। हमारे पास जितनी ज़्यादा टेक्निक एडवांस होती जाती है, उतनी ज़्यादा माइनिंग भी हम अच्छे से और डीपली करते जाते हैं। समझ में आ गया, चलो। तो ये कह रहा है कि एक्चुअली माइनिंग जब स्टार्ट हुई, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ, फैक्टर अफेक्टिंग मिनरल एक्टिविटीज। देखते हैं भाई कौन कौन सा फैक्टर है। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग ऑपरेशन डिपेंड ऑन टू मेन फैक्टर, ठीक है। अब ये प्रॉफिटेबल होगा, माइनिंग नहीं होगा, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है आपका फिजिकल फैक्टर, दूसरा है इकोनॉमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स क्या कह रहा है, दीज इंक्लूड्स द साइज, ग्रेड एंड मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ फॉर द डिपॉजिट, ठीक है। तो बेसिकली कह रहा है कि कितने बड़े लेवल पे आप माइनिंग कर रहे हो, साइज क्या है, ग्रेड क्या है ना, किस चीज़ की आप माइनिंग कर रहे हो, और मोड क्या है,
कौन सी टेक्नोलॉजी से आप डिपॉजिट्स बेसिकली निकाल रहे हो, माइनिंग जो आप कर रहे हो, तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने जो माइनिंग है वो सरफेस माइनिंग करी, मतलब ऊपर ऊपर वाली जो माइनिंग होती है, जो मिट्टी से सोना निकालने वाला, वो सारी चीज़ें, तो उस पर भी डिपेंड करता है और आपके साइज पर डिपेंड करता है किस लेवल पे आप माइनिंग कर रहे हो, सारी चीज़ें, और टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमिक्स फैक्टर्स पे आते हैं, क्या कह रहा है, दिस इंक्लूड द डिमांड फॉर द मिनरल्स। इकोनॉमिक्स, जब भी आप ये वर्ड सुन लो ना, आप समझ जाओ कि भाई यहाँ पे सबसे चीज़ है डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज़ की डिमांड हाई होगी उसकी सप्लाई भी हाई होगी, और उसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट होगी तो उसके प्राइजेस भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये होता है इकोनॉमिक का बेसिक फंडा। तो अब यहाँ भी वही चीज़ है कि भाई अगर डिमांड है जिस मिनरल्स की, तो वो मिनरल सिंपल सी बात है महंगा बिकेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी है तो आप जल्दी मिनरल्स निकाल सकते हो, हाई क्वालिटी के मिनरल्स में से निकलेंगे। कैपिटल ऑफ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी है, बाकी सारी चीज़ें, लेबर आपको मिल रही है नहीं मिल रही, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ रही है, उन सबसे क्या होता है, इसके प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो सोना है या चांदी है वो शुरू से महंगे रहे, उसकी पहले कोई इज्जत नहीं थी, सोना था ठीक है, समझ में आता था, बट धीरे धीरे समझ में आया। और किसी भी मिनरल्स की जो प्राइस है वो डिपेंड करता है उसके दो चीज़ों पे, पहला फिजिकल फैक्टर कि उसका साइज़ क्या है, उसकी एक्चुअल में नेचर के अंदर वो कितना ज़्यादा है, रेयर है नहीं है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आपका इकोनॉमिकल फैक्टर कि उसकी डिमांड कितनी है, ठीक है, और अगर डिमांड नहीं है तो फिर उसके प्राइस भी कम देखने को मिलेंगे, और माइनिंग की प्रॉफिटेबिलिटी भी इसके अंदर इफेक्ट इस पर पड़ता है, सिंपल सा फंडा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, 18th और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। मैं मानता हूँ बच्चों की चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंदी है, दोनों पार्ट्स, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा हैवी बड़ा है ना, और समझाना भी ज़्यादा ज़रूरी है, और बल्कि ये तो मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, सारे टॉपिक्स कवर नहीं करे तब जाके ये लंबा टॉपिक है। बट इतना भी लिख दोगे भाई, फोड़ दोगे एग्जाम में, जितना मैं करवा रहा हूँ उतना कर लो। कोई भी दिक्कत है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट इनरोल करो, और मस्त एग्जाम में कोई भी ऐसा ना हो कि भाई किसी नंबर की वजह से आपको कोई जो भी आपने सपने देखे हैं वो रह जाए, ठीक है, सिविल सर्विस में जाना है या बाकी जो भी चीज़ें हैं, बट नंबर ज्योग्राफी के अंदर तो नहीं होंगे। और आने वाले टाइम पे तो मैं आर्ट्स में और भी ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ के अंदर लाऊंगा, और आपकी बाकी स्ट्रीम्स भी है उसके अंदर भी आएंगे, बट पहले ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि वैसे ही ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे को लगता है कि भाई हमने बहुत पता नहीं कौन सी स्ट्रीम ले ली, सोसाइटी सपोर्ट नहीं करी बाकी चीज़ें, बट ऐसा कुछ भी नहीं, यू कैन डू अमेजिंग इन दिस, ठीक है। मैं अगर एक सब्जेक्ट को भी पकड़ लोगे ना आप, तो उसमें भी आप फोड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं 18th टॉपिक की तरफ, विच इज़ अ मेथड ऑफ माइनिंग, है ना। पहला पॉइंट क्या कह रहा है भाई, देखते हैं, पहले से इरेज कर दूं मैं। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑकरेंस एंड नेचर ऑफ द ओर मिनरल्स इज ऑफ टू टाइप, सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग। अभी के लिए इतना समझ लो कि सरफेस माइनिंग एक चीज़ होती है और अंडरग्राउंड माइनिंग भी चीज़ होती है। नाम से क्लियर हो गया, सरफेस के ऊपर और एक अंडरग्राउंड खोद के अंदर जाना, तो दो टाइप की माइनिंग देखने को मिलती है। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सरफेस माइनिंग ऑल्सो नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है, इन द ईजिएस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स दैट ऑकर क्लोज टू द सरफेस, यानी कि जो ऊपर ऊपर माइनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल सोने की जो माइनिंग होती है वो क्या होता है, मिट्टी थोड़ी सी खोदनी है आपको और उसके अंदर फिर आपको सोना मिल जाएगा, बट द थिंग इज एक स्पेसिफिक एरिया होता है, स्पेसिफिक जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे आपको सोने की माइनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर से हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरहेड कॉस्ट सच एज सेफ्टी सेपरेशन एंड इक्विपमेंट्स रिलेटिवली लो इन सरफेस माइनिंग। सिंपल सी बात है, आप सरफेस के ऊपर माइनिंग कर रहे हो तो ज़्यादा आपको सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पैसे बचेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ज़्यादा पैसे आपको नहीं देने लगेंगे। मतलब अगर कोई भी कंपनी माइनिंग कर रही है, कोई इंडिविजुअल भी कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं, द आउटपुट फ्रॉम सरफेस माइनिंग इज बोथ लार्ज एंड रैपिड। अब जो सरफेस माइनिंग है उसमें दोनों चीज़ देखने को मिलती है, या तो लार्ज लेवल पे भी हो सकता है या थोड़ा सा उससे कम लेवल पे भी देखने को आपको मिलेगी, रैपिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन द ओर लाइज डीप बिलो द सरफेस द अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड्स, जिसको हम सॉफ्ट मेथड भी बोलते हैं, मस्ट बी यूज। जब मिनरल्स आपको पता है वो नीचे ही मिलेंगी, जैसे कोयला हो गया, ये सारी चीज़ें, वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट मेथड यूज़ करना ही पड़ेगा, बेसिकली अंडरग्राउंड माइनिंग यूज़ करनी ही पड़ेगी। इन अंडरग्राउंड माइनिंग वर्टिकल शाफ्ट्स आर संक्स and underground galleries redlets from these shafts to reach minerals। बेसिकली एक जैसे यहाँ से खुदाई स्टार्ट होगी, इसमें ये ज़मीन है तो इसके अंदर फिर क्या होता है, ऐसे वर्टिकली आपका क्या होता है टनल्स बनते हैं, ठीक है, और इस सुरंग के अंदर फिर शाफ्ट लगते हैं ऊपर, ताकि इसको सपोर्ट करता है, ताकि ये नीचे ना गिरे, और इस तरीके से जो टनल है आगे बढ़ता रहता है और खुदाई होती रहती है दोनों तरफ से। वर्टिकल भी होती है, वर्टिकल ये होता है बेसिकली, और हॉरिजॉन्टली भी खुदाई होती है। इस तरीके से काम होता है अंडरग्राउंड माइनिंग के अंदर, ये चीज़ इसमें यहाँ पे बताई गई है।
नेक्स्ट वन इज मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेशन टू द सर्फेस थ्रू दिस पैसेज। अभी जो पैसेज बनते हैं, ये टनल बनते हैं, इसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट की जाती है। आपने देखेंगे मूवी के अंदर और इस वीडियो में भी आप देख सकते हो किस तरीके से टनल जो है क्रिएट हो रहा है और यहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट होता है सारा आपका जो माइनिंग हुआ है वो सारा सामान, ठीक है। अंडरग्राउंड माइनिंग रिक्वायर्ड सेफ्टी, सिंपल सी बात है, लिफ्ट चाहिए, डिज़ाइन लिफ्ट्स होते हैं, ड्रिल्स होते हैं ताकि अंदर आप जा सको, व्हीकल्स होते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम लगाना पड़ता है तो ताकि जो भी लेबर है वो सांस ले सके, वरना वहीं मर जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे बहुत हार्मफुल गैसेज भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, मूवमेंट होता है पीपल एंड मटेरियल्स के लिए प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। तो एक तरह से अंदर पूरा एक रास्ता बनता है, फिर उसके ऊपर सपोर्ट लगता है, फिर आपके वेंटिलेशन चीज़ें होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, व्हीकल्स हैं, लिफ्ट है, ड्रिल करना पड़ रहा है, तो इतने सारी चीज़ें, तो इसका कॉस्ट आप समझ सकते हो बढ़ता चला जाता है। इसलिए जो प्राइस है उस मिनरल्स का, उस ओर का, वो भी स्पेसिफिकली थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, ठीक है। द मेथड ऑफ माइनिंग इज रिस्की एंड डेंजरस सच एज पॉइजन गैसेस, फायर, फ्लड्स एंड सारी चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा ये रिस्की भी होता है और थोड़ा महंगा भी होता है। द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आर ट्रेडिंग फ्रॉम माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू हाई लेबर कॉस्ट। क्या कह रहे हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वो क्या कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं इस माइनिंग से, मतलब वो ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसना चाहते, वो किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं, बट वो इसके अंदर नहीं घुसना चाहते क्योंकि सेफ्टी भी थोड़ा सा होता है, और सेफ्टी का तो क्या ही ध्यान है, वो बेसिकली कॉस्टली हो जाता है उनके लिए। तो डेवलप्ड कंट्री जो भी है आपके वेस्टर्न, वो उन्होंने धीरे धीरे माइनिंग को एक तरह से छोड़ दिया है, रिटायर हो गए हैं वहाँ से। क्लियर? In contact, developing countries with large labor force and striving for the harvest become the more important to the mining sector. अब सिंपल सी बात है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया हो गई और बाकी आपकी एशियन कंट्रीज़ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो माइनिंग के अंदर अभी घुस रही है, अच्छा खासा घुस रही है, बिकॉज उनके पास क्या है, हाईली पॉपुलेशन कंट्रीज़ हमारी, तो यहाँ पे जो लेबर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो लेबर है तो भाई उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है माइनिंग के अंदर जाके पैसा कमाने का और ज़्यादा उसे अर्न करने का, ताकि जो भी डेवलप कंट्रीज़ है उनको हम इम्पोर्ट करेंगे, वहाँ से फिर पैसा आएगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो सिंपल सा फंडा है आपका पॉपुलेशन पे और कितनी ज़्यादा आपकी कंट्री डेवलप्ड है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने छोड़ दिया है, बट जो डेवलप्ड कंट्री ने छोड़ दिया है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में और ज़्यादा अभी ऑप्शन ढूंढ रही है और ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंट दे रही है माइनिंग सेक्टर को, ठीक है। सर्वर कंट्रीज़ इन अफ्रीका, आपको पता ही है जो अफ्रीका है, ठीक है, वहाँ तो कितना ज़्यादा है, साउथ अफ्रीका, अमेरिका और एशिया, ये सारी कंट्रीज़ है जो कि इसके अंदर मिनरल्स में माइनिंग में लगी हुई है। तो ये है मेथड्स ऑफ माइनिंग एंड माइनिंग के बारे में हमने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको कोई भी डाउट ना हो, फिर भी अगर डाउट है, मेरी कोई गलती रह गई हो, प्लीज़ कमेंट करो, फीडबैक करो। आई एम हेयर टू हेल्प यू। आगे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।